तो हमारा अगला व्यंजक रहेगा, इसमें आप देखेंगे दो परिनालिकाओं के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना। दो परिनालिकाएं लेंगे तो जो चूंकि परिनालिकाएं हमें लेनी है सम अक्षीय परिनालिकाएं। सम अक्षीय, सम यानी समान, अक्षीय यानी अक्ष, जिनके अक्ष कैसे हों समान, उन परिनालिकाओं को हम क्या कहेंगे, सम अक्षीय परिनालिकाएं कहेंगे। तो सबसे पहले हम एक परिनालिका को यहाँ पे बनाते हैं। ये हो गई अपनी पहली परिनालिका। अब जो पहली परिनालिका होती है इसी के ऊपर लिपटी रहती है द्वितीयक परिनालिका, तो अक्ष कैसा होगा, समान होगा। अब ये जो स्थिति बनी हुई है ये स्थिति कैसी हो गई हमारी, सम अक्षीय हो गई। कैसी हो गई, सम अक्षीय, यानी दोनों परिनालिकाएं जो हमारी हैं ये आपकी P यानी प्राथमिक परिनालिका हो जाएगी और ये S यानी द्वितीयक परिनालिका हो जाएगी। दोनों परिनालिकाएं कैसी हैं, सम अक्षीय परिनालिकाएं। प्राथमिक परिनालिका में यदि देखा जाए तो प्राथमिक परिनालिका में फेरों की संख्या N1 और द्वितीयक परिनालिका में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, N2 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, प्राथमिक परिनालिका के ऊपर ही द्वितीयक परिनालिका लिपटी होगी। पहली परिनालिका ये बनी थी, उसी के ऊपर हमने द्वितीयक परिनालिका को लपेटा, तो यहाँ पे अपना ये हो जाएगा कि प्राथमिक परिनालिका के ऊपर ही द्वितीयक परिनालिका जो होती है ये लिपटी रहती है। तथा द्वितीयक परिनालिका में यदि देखा जाए तो इसमें फेरों की संख्या अपनी क्या रहेगी, N2 रहेगी। और साथ में यदि देखा जाए तो जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, A का उपयोग करते हैं। आगे अपन मान रखेंगे, तो यहाँ पे मान तो रखना नहीं है क्योंकि परिनालिका में हम सीधा A लिख देते हैं, तो जो परिनालिका होगी इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A। अब हम देखेंगे प्राथमिक परिनालिका में धारा IP प्रवाहित करने पर, तो जैसे ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक परिनालिका में धारा IP को क्या कहते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो उसके भीतरी अक्ष पर, माने भीतरी अक्ष इसलिए लगाया है, भीतरी अक्ष यानी प्राथमिक परिनालिका का अक्ष, उसके भीतरी अक्ष पर क्या उत्पन्न हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहाँ पे हम सूत्र किसका लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाएंगे। तो या तो अब हम सीधा मान रख दें या फिर हम फिर से यहाँ पे क्या लगाएंगे, B बराबर μ0 बटे 4 पाई इंटू 2 पाई Ni बटे R से, ये हो जाएगा। अब मान रखेंगे तो B बराबर μ0 बटे 4 पाई इंटू 2 पाई, N की जगह क्या हो जाएगा, N1, और I की जगह क्या हो जाएगा, IP, और R की जगह क्या हो जाएगा, R1। अब यहाँ पे कैंसिल कर देंगे आप, कैंसिल हो जाएगा आपका ये, तो क्या बचेगा, B बराबर μ0 N1 IP बटे 2R1। ये तो अभी हम निकाल ही चुके हैं, पुराने ही व्यंजक में तो निकला था, तो ये अपना निकला। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जो 2R1 है तो साइड में आप लिखेंगे 2R1 बराबर L। अभी तक हम देख रहे थे 2R बराबर L, लेकिन यहाँ पर परिनालिकाएं कितनी है, 2, तो प्राथमिक परिनालिका की लंबाई 2R1 बराबर क्या हो गया, L हो गया। तो जहाँ पर अपन ने 2R1 लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, इसका मान रख देंगे। तो B बराबर μ0 N1 IP बटे में क्या हो जाएगा, L। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 समझ में आ गया। 2R1 बराबर क्या रखा जाएगा, स्मॉल l। स्मॉल l यानी प्राथमिक परिनालिका की लंबाई। अब इसके बाद हमारा कौन सा स्टेप होता है, इसके बाद अपन देखते हैं द्वितीयक परिनालिका से संबंध चुंबकीय फ्लक्स। जो चुंबकीय फ्लक्स रहेगा ये अपना किससे संबंधित रहेगा, द्वितीयक परिनालिका से। तो यहाँ पे हम द्वितीयक परिनालिका से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स यानी क्या हो गया, फाई एस,
बराबर में गुणे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी क्या हो गई बी गुणे बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रभावी क्षेत्रफल। प्रभावी क्षेत्रफल के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर N2A। Na होता है प्रभावी क्षेत्रफल, लेकिन ये किससे संबंधित है? द्वितीयक परिनालिका से संबंधित है। इस कारण n के साथ कितने का गुणा किया गया है? N2 का, क्योंकि द्वितीयक परिनालिका में फेरों की संख्या कितनी होती है? N2 होती है। इसके बाद हम समीकरण 1 से क्या कर देंगे? यहाँ पर मान रख देंगे। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा फाई एस बराबर b का मान क्या हो जाएगा? μ0 n1 IP बटे में क्या हो जाएगा? L इंटू में यहाँ पे अपना क्या रहेगा? N2A। अब इसको हम व्यवस्थित करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अपना? फाई एस बराबर μ0 n1 का n1 के साथ हम किसको लिख देंगे? n2 को लिख देंगे। और ये अपना IP का IP और A का क्या हो जाएगा? A अपॉन में क्या रहेगा? L। ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। अब फाई एस का मान निकाल लिया, तो अब हम सूत्र कौन सा लगाएंगे? अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से। तो यहाँ पे अपना जो सूत्र लगेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से। अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से क्या होता है? M बराबर फाई एस बटे IP। समीकरण 2 से किसका मान रख देंगे? यहाँ पर फाई एस का। समीकरण 2 से यहाँ पे हम क्या कर देंगे? मान को रख देंगे। तो m बराबर फाई एस का मान μ0 n1 n2 IPA बटे L इंटू IP से IP कैंसिल हो जाएगा और बाकी का अपना जो बचेगा वो क्या रहेगा? m बराबर μ0 n1 इंटू n2A बटे में क्या हो जाएगा? अपना L हो जाएगा। ये अन्योन्य प्रेरण हो जाएगा। यूनिट यहाँ पे क्या लिखी जाएगी? हेनरी लिखी जाएगी। और इसके पश्चात हम एक स्टेप और बढ़ाते हैं कि यदि परिनालिकाएँ वायु या निर्वात के स्थान पर ऐसे माध्यम में रखी हों जहाँ पर चुंबकनशीलता का मान जो हम लेते हैं वो क्या हो? μr हो। तो यहाँ पे हम किसका गुणा कर देते हैं? μr का। m बराबर μ0 इंटू μr n1 इंटू n2A बटे में स्मॉल l। और यहाँ पे भी यूनिट क्या हो जाएगी? हमारी हेनरी हो जाएगी। तो ये अन्योन्य प्रेरण हो गया। अब यहाँ पे निर्भर करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले यदि आप कारक देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रभावित करने वाले कारकों में देखें n1 का मान कैसा होना चाहिए? अधिक, क्योंकि सामने समानुपाती में है। तो प्राथमिक परिनालिका में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए जिससे अन्योन्य प्रेरकत्व का मान अधिक होगा। द्वितीयक परिनालिका में भी फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए जिससे M यानी अन्योन्य प्रेरण का मान अधिक होगा। ये कौन सा क्षेत्रफल है? ये द्वितीयक परिनालिका का क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल है? द्वितीयक परिनालिका का क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए? अधिक, जिससे अन्योन्य प्रेरकत्व का मान भी कैसा होगा? अधिक। L का मान कैसा होना चाहिए? कम, जिससे M का मान कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और लास्ट में आप सीधा लिख देंगे μ0 इंटू μr का मान अधिक होने पर जो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान होता है ये कैसा होता है? अधिक हो जाता है, क्योंकि सामने लिखा है, समानुपाती में लिखा है। तो ये आपका हो जाएगा दो परिनालिकाओं में अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना।